आज हमारे रिवीजन का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आपको क्विक रिवीजन देखना है तो हम सब फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि चार्ज इज क्वांटाइज पे, तो उसमें हमारे पास जो मिनिमल चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। और कूलम्स लॉ में अगर हम कूलम्स लॉ होता है कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2, तो उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। और ये जो हमारे पास टर्म है 1/4πε0, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास होती है 9 × 10⁹। फिर हम ε0 की वैल्यू भी याद रख सकते हैं, जो कि है 8.85 × 10⁻12। और इसकी जो यूनिट है वो हम यूनिट एंड डायमेंशन से निकाल सकते हैं, और इस पर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। फिर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में जब हम कूलम्स लॉ लिखते हैं तो हम वही फॉर्मूला लिखते हैं, साथ में उसकी डायरेक्शन लिख देते हैं फ्रॉम r1 का वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो। तो जब हम डायरेक्शन को जो लिखते हैं वो कैसे ओपन कर सकते हैं, हम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे r1 से और डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो नीचे हमारे पास जो r है उसका क्यूब हो जाएगा ऊपर, और डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा r21 से। फिर आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हम सब जानते हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो उससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की साइड निकलती हैं, और ये जो है सिमेट्रिकल होती हैं चारों डायरेक्शन में, क्योंकि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड दिखाती है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उतना ज़्यादा चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज के लिए ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r²। और अगर हमें कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस दे रखा है, सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो हम ई नेट कैसे निकालते हैं, उसमें सारे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे और सबका वेक्टर एडिशन कर देंगे। फिर हमारे पास काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक रिंग है जिसका रेडियस r है, x दूरी पे p उसकी एक्सिस पे हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास E = KQX/x² + r² 3/2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द रिंग जो होती है वो 0 होती है। फिर हम यहाँ पे इसका ग्राफ देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो इस ग्राफ में हमें साफ साफ पता चल रहा है कि -r/√2 पे और r/√2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम है। ये जो हमारे पास नेगेटिव में जा रहा है वो इसकी डायरेक्शन दिखा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है तो डायरेक्शन दिखा रहा है। हमने पॉजिटिव यहाँ राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन को लिया है। फिर आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्ट्रेट वायर। तो इसमें हमें फॉर्मूला याद रखना है कि जो हमारे पास ये वायर है, अगर इस पर Q चार्ज है और L लेंथ है तो Q/L इसका लैम्डा हो जाता है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर दे रखा है वो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है K λ/r sin θ1 + sin θ2। यहाँ पे θ1 θ2 उस पॉइंट P से हमारे पास ये एंगल्स बना रहे हैं एंड पॉइंट से। और जो E पैरेलल होता है उसका फॉर्मूला होता है K λ/r cos θ1 - cos θ2, जहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि जो θ1 है वो हमारे पास θ1 वो वाला एंगल होगा जहाँ की साइड पे कम लेंथ होगी। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी इन्फिनाइट वायर। तो सेमी इन्फिनाइट वायर के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जो पॉइंट पे लेना है उस लाइन से हम जब परपेंडिकुलर वाला निकालेंगे वो भी K λ/r, और जो हम पैरेलल वाला लेंगे वो भी K λ/r। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट लॉन्ग वायर। तो P पॉइंट पे तो सीधा हो जाएगी 2K λ/r। फिर आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क। इसका फॉर्मूला हो जाता है 2K λ/r sin α/2, जहाँ पे ये अल्फ़ा पूरे का एंगल आर्क के बीच का एंगल है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। तो इस डिस्क पे जब डिस्क के लिए हम ले रहे हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्सिस पे ले रहे हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा σ/2 ε0 इंटू 1 - cos θ। और इन्फिनाइट शीट के लिए जो थीटा है हम उसको 90 डिग्री ले लेते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो शीट के लिए σ/2 ε0 आ जाती है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
दो फील्ड लाइंस जो कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं एक दूसरे से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है जो कि दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है। और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इसका मतलब है ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ज़्यादा चार्ज है। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं जो वहाँ से निकल रही हैं या टर्मिनेट हो रही हैं वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती हैं। फिर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन चार्ज क्यू, तो कोई हमारे पास चार्ज क्यू है तो उस पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू ई। अगर वो हमारे पास चार्ज पॉजिटिव है तो उसमें हमारे पास फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, लेकिन अगर हमारे पास चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट को खोलें तो उससे हम बोल सकते हैं ई ए कॉस थीटा, और इसी को हम या तो ये भी बोल सकते हैं कि ई इंटू ए परपेंडिकुलर। फिर नेट फ्लक्स जो है उसको हम ऐसे कर सकते हैं कि फ्लक्स जो है उसको पूरा इंटीग्रल में डाल दिया। फिर गॉस लॉ क्या कहता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, तो ये गॉस लॉ से डिराइव फार्मूलाज हैं। तो इनमें हम क्या करेंगे, कोई भी शेल है तो शेल के अंदर तो कोई चार्ज नहीं होता तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, लेकिन जब शेल से हम बाहर आ जाते हैं तो वो शेल हमारे पास पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है, तो वहाँ पे हम फार्मूला लगा देते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर जो हमारा पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला था। फिर नीचे हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर में हमारे पास क्या होता है कि चार्ज जो हमारे पास शेल होता है शेल के अंदर भी चार्ज आ जाता है, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे कि इनर शेल जो हमने ली है उसके अंदर कितना चार्ज है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रो इंटू जो वॉल्यूम हमने ली है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कितनी हमने वॉल्यूम ली है, कितना हमने चार्ज लिया है, तो वही हम फॉर्मूला लगा देंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर। और जब हम शेल से बाहर चले जाएंगे तो नॉर्मल हमारे को पता ही है पूरा का पूरा चार्ज कवर हो चुका है शेल से बाहर, तो ये हमारे पास फिर से पॉइंट चार्ज की तरह काम करने लग जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे बस फ़र्क क्या हो रहा है कि हमारे पास जो आर लेस देन कैपिटल आर है तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि क्यू जो है वो चेंज हो रहा है, कि जितनी हम वॉल्यूम आर तक पहुँच रहे हैं तो हमारे पास कम क्यू कैप्चर हुआ है। तो काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन में रो नहीं दिया होता तो इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये फॉर्मूला सबसे याद रखने के लिए बहुत ईजी है। फिर हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कैविटी। तो कैविटी के लिए हम क्या ले सकते हैं कि हम दो पार्ट में इसको तोड़ लेंगे, जैसे हमारे पास ये 2R वाला हमारे पास स्पेयर है और एक R वाला स्पेयर उसके अंदर कैविटी है, तो हमने इसको दो की तरह मान लिया कि 2R है उसकी जो डेंसिटी है वो रो है, और एक हमारे पास माइनस रो वाली डेंसिटी वाला R रेडियस वाला एक और शेल है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो आ जाएगा हमारे पास। अब इस पे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि एक हमारे पास शेल है उसके अंदर हमने एक कैविटी निकाल ली है, इसका सेंटर है ओ डैश, इसका सेंटर है ओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी हर पॉइंट पे जो है वो हमारे पास रो डी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होती है। डी क्या होता है, ओ ओ डैश जो हमारे पास डिस्टेंस है ये डी होता है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन होती है वो भी हमारे पास जो है ओ ओ डैश की डायरेक्शन में होती है, ये हमें याद रखना। फिर आ जाते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो पोटेंशियल एनर्जी इन Q1 एंड Q2, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास के Q1 Q2 बाय आर। फिर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमारे पास सीधा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन हो चुकी है सिस्टम में उतना वर्क डन किया होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कोई वर्क डन किया क्लोज लूप में कि तो अगर उसने हमारे चार्ज को क्लोज लूप में घुमा दिया तो उसका वर्क डन हुआ है 0। फिर आ जाता है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, और
जनरली ये तो हमारा फॉर्मूला हमें याद रखना है, और हमें ये भी याद रखना है कि पोटेंशियल को क्यू से डिवाइड करने पे हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, जो इंटरनल एनर्जी है डिवाइड बाई क्यू नॉट। ये अभी हमने पीछे भी फॉर्मूला देखा था। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हमारे पास हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से देख रहे हैं तो हम सारे पोटेंशियल्स को हट कर देंगे, और अगर हम थिन चार्ज स्फेरिकल शेल के सेंटर पे देख रहे हैं तो वो भी हमारे पास क्या होता है कि स्फेरिकल शेल के अंदर, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, कि सारी तरफ जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाय कैपिटल आर। फिर एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे भी सेम होता है हमारे पास। फिर ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, तो एक्सिस पे क्या होता है हमारे पास, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो के क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। फिर आगे रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो अगर हम डी आर को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ई डी आर इज इक्वल टू माइनस डी वी। तो ये हम ऐसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। फिर इसमें रिलेशन होते हैं। तो एक बात तो ये है कि पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसकी डायरेक्शन में डिक्रीज़ होता है। फिर रिलेशन क्या कहते हैं कि वर्क डन जो होता है वो माइनस डेल्टा यू होता है। तो इस रिलेशन से हम ऊपर नीचे जा सकते, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं इनमें। फिर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में भी हमें पता है कि पोटेंशियल डिवाइड बाय क्यू, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय क्यू, तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाता है। फिर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी हमने ऊपर रिलेशन पढ़ा कि E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स में तो हमें पता ही है, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू ई। तो हम ये सब याद रखेंगे तो हम इनमें आपस में रिलेशंस निकाल सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम और कुछ जो गॉस लॉ से डिराइव फॉर्मूलाज हैं उन पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गॉस लॉ से नहीं आए, पोटेंशियल का फॉर्मूलाज है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो कोई शेल है हमारे पास, तो उसके अंदर जो है वो सेम पोटेंशियल रहता है, ठीक है, क्योंकि बाहर चार्ज है, ठीक है, और अंदर जो है उसको पोटेंशियल मेंटेन करके रखना होता है, क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज नहीं हो रहा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाय आर, और बाहर जो है वो स्फेरिकल शेल पॉइंट की तरह काम करने लगता है, तो वो के क्यू बाय स्मॉल आर हो जाता है। फिर आ जाते हैं हम, ये फार्मूलाज जो है हम सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाले फार्मूला से, इसमें रटना ही पड़ेगा। तो अगर हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर आ जाता है तो उसमें हमारे पास जब आर जो है वो कैपिटल आर से छोटा होता है तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप देख सकते हो यहाँ पे जो कैपिटल और स्मॉल वाला चक्कर है। फिर जब हमारे पास रेडियस जो है वो स्मॉल आर के बराबर हो जाता है तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है रो आर स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये के क्यू बाय आर के बराबर ही होता है, के क्यू बाय कैपिटल आर के बराबर ही होता है। तो इसको वैसे भी कर सकते हैं, और स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाता है, फिर से ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करने लग जाता है, तो उसका पोटेंशियल हम लिख देते हैं। तो इसका ये ग्राफ होता है, तो ये ग्राफ हमें याद रखना है। फिर इक्वल पोटेंशियल सर्फेसेस, तो कुछ जो हमारे पास सर्फेसेस ऐसे होते हैं जिन पे पोटेंशियल सेम रहता है हर पॉइंट पे, तो उन्हें हम इक्वल पोटेंशियल सर्फेसेस कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है इक्वल पोटेंशियल सर्फेसेस के परपेंडिकुलर होती है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। फिर अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास अगर माइनस, पहले तो हमें डायरेक्शन याद रखनी है कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वहाँ पास Q इंटू डी होता है। फिर एक्चुअल पोजीशन पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो 2kp बाय आर क्यूब होती है, और जो पोटेंशियल होता है वो kp बाय आर स्क्वायर होता है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस kp बाय आर क्यूब होती है, माइनस इसकी डायरेक्शन दिखा रहा होता है, और पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होता है। और रैंडम पोजीशन के लिए हम क्या करते हैं
डायपोल को हम जैसे हमारे पास -q + q जो डायरेक्शन है उसको हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। एक हमारे पास हो जाता है परपेंडिकुलर टू द पॉइंट और एक हो जाता है इन डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट। तो हम थीटा एंगल लेके उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में तोड़ लेते हैं और वहाँ से हम निकाल लेते हैं। फिर टॉर्क ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राइज टू अलाइन। तो ये कहता है कि जब हम टॉर्क निकालते हैं किसी भी चार्ज पे तो वो कैसे निकलता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जो P क्रॉस E होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो है टॉर्क लगा देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो है वो डाइपोल मोमेंट अलाइन कर जाए। फिर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, तो वो हमारे पास किस फॉर्मूले से आती है, -P.E से आती है। उसको हम खोलेंगे तो -Pe cos थीटा होती है। जब हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 0 होता है तो इसका मतलब है कि दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल में तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। जब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है तो इसका मतलब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि फिर ये पॉजिटिव हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी, तो यू मैक्स हो जाता है। और जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाता है -Pe cos 90, तो जिसकी वजह से पोटेंशियल 0 हो जाता है। फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस वगैरह बना के, कंडक्टर्स वगैरह बना के, तो वो आ जाते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि कंडक्टर्स के अंदर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है और चार्ज डेंसिटी जो होती है कंडक्टर के अंदर वो भी 0 होती है और कंडक्टर जो है वो एक इक्वल पोटेंशियल बॉडी होती है। फिर कंडक्टर के ऊपर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी और कंडक्टर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। फिर अर्थिंग जहाँ पे भी हो रही होती है वहाँ पे पोटेंशियल 0 करना पड़ता है। और पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, तो अगर हमारे पास दो प्लेट्स हैं उसमें Q1 Q2 चार्ज है तो हम सबसे पहले दोनों को ऐड करके ऑपोजिट एंड्स पे Q1 + Q2/2 रख देते हैं और फिर हम जैसे फर्स्ट प्लेट पे Q1 चार्ज है तो हम Q1 में से Q1 + Q2/2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो उनसे जितना चार्ज बचा है वो हम अंदर की साइड दे देंगे। और देखा ही जाता है कि जो हमारे पास ऑपोजिट एंड्स होते हैं अंदर की साइड पे उन पे सेम चार्जेस आते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है, ऑपोजिट चार्ज होता है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है σ²/2ε0 और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 12ε0E²। और अगर किसी मीडियम में जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी ε0r है तो उसमें हमारे पास नेट फोर्स क्या लगता है, तो हमारे पास जो नॉर्मल फार्मूला था उसमें हमारे पास जो ε0 था उसके साथ हम जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे फार्मूलाज ख़त्म हो जाते हैं।